एचएएल की तरफ से अभी अपनी पुरानी JT-16 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। यूएस नेवी के लिए भारत की तरफ से तेजस की लीड इन फाइटर जेट ट्रेनर वेरिएंट को ऑफर किया जा रहा है और ये यूएस नेवी की RFI को पूरी तरीके से क्वालिफाई कर रही है। फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से अभी इंडियन नेवी की तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को इशू करने का हिंट दिया जा रहा है और अंत में इंडियन आर्मी के लिए अभी नए बैलिस्टिक हेलमेट को खरीदने के लिए एक ड्राफ्ट को तैयार किया जा रहा है, जिससे इंडियन आर्मी के लिए मॉडर्न बैलिस्टिक हेलमेट को खरीदा जाने वाला है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को लेके। आप सबको पता होगा 2019 की एरो इंडिया शो के दौरान एचएएल की तरफ से अनमैन्ड विंगमैन कॉन्सेप्ट को पेश किया गया था। अभी के प्लान के मुताबिक ये एक लो ऑब्जर्वेबल डिजाइन है जो कि मल्टीपल टास्क को कर सकता है। इसकी एंड्योरेंस अभी ऑलमोस्ट 80 मिनट तक होने वाली और ये 800 किलोमीटर के डिस्टेंस को एक ही बार में कवर कर सकता है। इसको आमतौर पर हमारे रेगुलर एयरक्राफ्ट की पोजीशन से 100 किलोमीटर आगे डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि सामने से आने वाली खतरों के बारे में पहले पता लगा सकेगा। ऊपर से साइज में ये काफी छोटे होने की वजह से और साथ ही सेमी स्टेल्थ डिजाइन होने की वजह से दुश्मन के एयरक्राफ्ट इसको इतनी आसानी से ट्रैक नहीं कर पाएंगे। इसकी लेंथ की बात करें तो ये लगभग 6.4 मीटर के आसपास होने वाली है और विड्थ लगभग 4.4 मीटर के आसपास होने वाली है और इसे अभी एचएएल के द्वारा बनाए गए PTAE 7 टर्बोजेट इंजन से पावर करने का फैसला किया गया है। ये इंजन लगभग 4.22 किलोटन की थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है, जो कि सुनने में आपको काफी कम लग रहा होगा, लेकिन इसकी साइज के हिसाब से वो सफिशिएंट होने वाला है। इसमें 250 केजी के आसपास की पेलोड को कैरी किया जा सकता है, जिसमें एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन शामिल है। इसके अलावा अगर इसको सर्वेलेंस के लिए या फिर रिकॉनेंस मिशन में इस्तेमाल किया जाता है तो उसके लिए इसमें अलग अलग पेलोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और खास बात यह कि इसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रोल के लिए भी डिप्लॉय किया जा सकता है, लेकिन इसकी जो इनिशियल वेरिएंट होने वाली है वो एयर टू एयर एंगेजमेंट के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। एचएएल की तरफ से अभी इसको डेवलप करने के लिए एक स्टार्टअप कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर इसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और इसे आगे चल के ऑफेंसिव रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी इसको डेवलप करने की कॉस्ट फैक्टर को काफी हद तक नजर में रखा जा रहा है, जिस वजह से अभी इसकी इनिशियल डिजाइन को बनाने के लिए एचएएल की तरफ से अपने पुराने JT-16 किरण एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है और इनिशियली इसी को बेस करके एचएएल अपनी विंगमैन कॉन्सेप्ट को डेवलप करने वाला है। इसको अभी आगे चल के एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें सभी जरूरी मॉडिफिकेशन किए जाएंगे। अब ये पहली बार नहीं है कि जब एचएएल अपनी पुराने एयरक्राफ्ट को अनमैन्ड एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि वियतनाम की तरफ से अभी अपनी पुराने MiG-29 एयरक्राफ्ट को अनमैन्ड एयरक्राफ्ट में बदलने की कोशिश की जा रही थी और अभी अगर एचएएल अपनी कोशिश में कामयाब हो जाता है, एचएएल की विंगमैन कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट कॉस्ट काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। अगला अपडेट तेजस को लेके। कुछ महीने पहले मैंने आप सभी को बताया था कि भारत शायद इस बार यूएस नेवी की ट्रेनर एयरक्राफ्ट की टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकता है और इस टेंडर में अपनी तेजस एयरक्राफ्ट को ऑफर कर सकता है। अब इकोनॉमिक टाइम्स में इसको लेकर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया है कि यूनाइटेड स्टेट की ग्लोबल टेंडर को रिस्पॉन्ड करते हुए इसमें भारत की तरफ से तेजस को बेस करके एक लीड इन फाइटर जेट ट्रेनर को या फिर लिफ्ट प्रोग्राम को ऑफर किया जा रहा है। इसको इंडियन नेवी के लिए डेवलप किए गए तेजस एयरक्राफ्ट को बेस करके बनाया गया था और अभी सफलता के साथ तेजस के नेवल वेरिएंट को एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट किया जा चुका है। एचएएल की चेयरमैन R माधवन जी का कहना है कि ये एयरक्राफ्ट एक ट्रूली मल्टी रोल ट्रेनर एयरक्राफ्ट है और ये किसी भी एयरक्राफ्ट के हिसाब से प्रोग्राम किया जा सकता है और इसे अभी तेजस MK-1A स्टैंडर्ड की एयरक्राफ्ट को नजर में रखकर डेवलप किया जा रहा है। अब इस टेंडर में यूनाइटेड स्टेट की तरफ से जो भी रिक्वायरमेंट दिया गया था उन सभी को लिफ्ट प्रोग्राम पूरी तरीके से पूरा कर रहा है और यूएस की तरफ से अभी इसको इवैल्यूएट किया जा रहा है, जिसके बाद हो सकता है वो इसकी ट्रायल को भी ले सकते हैं और इसमें लिफ्ट की सिलेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि इस स्टैंडर्ड में शायद ही कोई ऐसा एयरक्राफ्ट मौजूद है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सकता है। अभी यूएस नेवी का टेंडर है, जिसका मतलब ये है कि इनको एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए खरीदा जा रहा है। अब हालांकि भारत इनको अपनी नेवी में शामिल नहीं करना चाहता है, क्योंकि हम इसे कॉम्बैट रोल में इस्तेमाल करना चाहते थे, जबकि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से ये ज्यादा वेपन के साथ टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यूएस अभी इसको एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर खरीदना चाहता है। साथ ही यूनाइटेड स्टेट की कैरियर कैटापल्ट बेस्ड कैरियर होते हैं, जिस वजह से किसी भी एयरक्राफ्ट वहां से इजीली टेक ऑफ कर सकते हैं और अपनी मैक्सिमम पेलोड के साथ टेक ऑफ कर सकते हैं, जिस वजह से तेजस को वहां पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन साथ ही इसको अभी हमारे डोमेस्टिक और ग्लोबल एक्सपोर्ट को ध्यान में रखकर डेवलप किया जा रहा है और आगे चल के तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट के साथ ही इसकी डेमोन्स्ट्रेशन वेरिएंट को बनाने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट नेवी की तरफ से, और नेवी की तरफ से आज काफी सारे अपडेट हैं।
कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि इंडियन नेवी अभी इजराइल से स्मार्स 2000 एंटी ड्रोन सिस्टम का एक्वायर करने वाली है। आज इसी को लेकर एक डिटेल रिपोर्ट द प्रिंट में पब्लिश किया गया था, जिसमें यह बताया गया है कि इंडियन नेवी अभी एक अननोन अमाउंट में इन सिस्टम को खरीद रही है, जो कि एक तरीके से डायरेक्ट एंटी ड्रोन सिस्टम तो नहीं है, लेकिन एक तरीके का फायर कंट्रोल सिस्टम है, जिसको अगर राइफल में फिट किया जाता है तो ये हमारे सोल्जर्स की एक्यूरेसी को बेहतर कर सकता है और फास्ट मूविंग टारगेट पर एक्यूरेटली निशाना लगाने में उनको मदद कर सकता है। अब ये भारत की तरफ से इनिशियल ऑर्डर होने वाली है, लेकिन आर्मी और बीएसएफ की तरफ से भी ऐसे सिस्टम को भी खरीदने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन्स की मदद से एलओसी के आसपास हथियार को ट्रांसफर करने की कोशिश की जाती है और पाकिस्तानी ड्रोन रेगुलर बेसिस पर एलओसी में घुसपैठ करते आ रहे हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक अभी इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जा चुका है, जिसके अंदर इजराइल की तरफ से भारत को स्मार्ट शूटर स्मार्ट 2000 प्लस फायर कंट्रोल सिस्टम को सप्लाई किया जाएगा और इनको अभी हमारे AK सीरीज के राइफल या AK203 राइफल में इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया है। ये एक तरीके से इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें मौजूद AI सिस्टम इफेक्टिवली हाई स्पीड ड्रोन को ट्रैक कर सकता है और 120 मीटर के अंदर ये पहले ही शॉट में ड्रोन को मार के गिरा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर मूविंग टारगेट के ऊपर एम करने में हमारे जवानों को काफी मदद करने वाला है और उनको हार्ड किल कैपेबिलिटी देने वाली, जो कि अभी हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों बॉर्डर के लिए काफी जरूरी है। ऐसे में अगर ये सिस्टम हमारे सभी जवानों के पास मौजूद हो, जब भी पाकिस्तान की कोई ड्रोन एलओसी पार करने की कोशिश करेगा तो सीधे उसको मार के गिराया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। जैसे कि पिछले कुछ सालों से इंडियन नेवी की तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स दो हिस्सों में बढ़ गए थे। एक तरफ नेवी इसको एक्वायर करना चाहती है, जबकि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कहना है कि फिलहाल हमें एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की कोई खास जरूरत नहीं है, जिसके बदले हम अभी सबमरीन पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं और इसके पीछे भी कुछ ठोस कारण उन्होंने बताए थे। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के स्टेटमेंट के मुताबिक इंडियन नेवी की तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अप्रूवल मिलने में अभी वक्त लगने वाला, क्योंकि आज के दौर में जो भी सरफेस में मौजूद होता है उसको सैटेलाइट आराम से पिक कर सकते हैं और उसके बाद उस पर आसानी से मिसाइल स्ट्राइक किया जा सकता है, लेकिन सबमरीन पानी के अंदर छुपे हुए होते हैं, जिस वजह से उन पर इतनी आसानी से हमला नहीं किया जा सकता है और उनको इतनी इजीली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। और इसी वजह से अगर नेवी को अभी ताकतवर बनना है तो सबमरीन को सबसे पहले इंडक्ट करना चाहिए। और वैसे भी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ सबमरीन भी मौजूद होते हैं और अगर हम बिना सबमरीन को बनाए सीधे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने लग जाते हैं तो उनको जब ऑपरेशनल रोल में डिप्लॉय किया जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में लूप होल बने रहेंगे, जिनका फायदा वहां पे दुश्मन उठा सकता है। इसी वजह से अभी सबसे पहले भारत की तरफ से 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को खरीदने का फैसला किया गया है और उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में सोचा जाएगा। एक अच्छी खबर यह कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी जानबूझकर एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए डिले किया जा रहा था, लेकिन अभी चाइना के साथ बढ़ रही तनाव की वजह से खुद गवर्नमेंट की तरफ से एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का फैसला किया जा रहा है और प्रोजेक्ट 75 के बाद ही हो सकता है भारत सरकार की तरफ से तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए एक्सेप्टेंस और नेसेसिटी को इशू किया जा सकता है, जिसको कब से नेवी की तरफ से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि ये मिलने के बाद ही नेवी हमारी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए फॉर्मल RFI को इशू कर सकता है। लेकिन आप सबको ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर भारत की तरफ से अभी से शुरू किया जाता है तो उसको तैयार होने में कम से कम 10 साल लगने वाले और ये 2030 से 2035 से पहले इंडियन नेवी में शामिल नहीं होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की हेलमेट्स को लेके। अब सबको पता होगा कि इंडियन आर्मी के लिए अभी नए मॉडर्न हेलमेट्स को खरीदने की कोशिश किया जा रहा है ताकि हम अलग अलग तरह के अटैचमेंट को इसमें फिट कर सकें। ऐसे ही बैलिस्टिक हेलमेट को खरीदने के लिए 2016 में एक ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिनकी डिलीवरी अभी चल रही है। इसी बीच 7 दिसंबर को हमारे आर्मी की तरफ से एक और जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को इशू किया गया था, जिसमें एडिशनल बैलिस्टिक हेलमेट को खरीदने का फैसला किया जा रहा है। इसके लिए एक मीटिंग को 16 दिसंबर को रखने का फैसला किया गया, जिसमें एडिशनल बैलिस्टिक हेलमेट्स को खरीदने के लिए फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। इन हेलमेट्स की बात करें तो अब इनके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट रखा गया था वो ये है कि इनके ऊपर जो कपड़ा रहेगा वो हीट और वाटर रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसके साथ हेलमेट्स को कैरी करने के लिए एडिशनल कैरी बैग को भी प्रोवाइड करना चाहिए, जो कि हमारी आर्मी के पैटर्न के साथ मैच करने चाहिए। अब हेलमेट्स में अलग अलग तरह के अटैचमेंट को लगाने के लिए भी जगह होनी चाहिए, जैसे कि फ्रंट में नाइट विजन सिस्टम या बाइनोकुलर्स को फिट करने के लिए वहां पे अटैचमेंट पॉइंट होना चाहिए, जिसको शायद श्रॉड कहा जाता है। साथ ही हेलमेट्स की दोनों साइड में टैक्टिकल रेल मौजूद होना चाहिए, जिसको हम अपने हिसाब से कैमरा या फिर कोई और एक्सेसरी वहां पे फिट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंत में इन हेलमेट्स का वजन 500 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही इसके दोनों साइड स्क्रैच प्रूफ होने चाहिए।
अगला अपडेट आर्म ट्रैफिकिंग को लेके है। रिसेंटली एनआईए की तरफ से गया डिस्ट्रिक्ट से एक आदमी को पकड़ा गया था जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा बनाए जा रहे AK सीरीज के राइफल को स्मगलिंग करके उनको माओवादियों तक पहुंचाने का काम कर रहा था। हालांकि अभी तक इसके बारे में ज्यादा डिटेल बताया नहीं गया, लेकिन एनआईए की तरफ से बस इतना बताया गया है कि इन राइफल्स को अभी जबलपुर की सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो में से स्मगल किया जाता था और उसके बाद को अलग अलग नक्सल ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाने की काम की जाती थी। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से एमुनिशन का फिर हथियारों का स्मगलिंग होना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले 2018 में भी कोलकाता में से एक डीलर को पकड़ा गया था जो कि ऑल इंडिया बेसिस में नक्सल ऑर्गेनाइजेशन को एमुनिशन को सप्लाई कर रहा था और इन्वेस्टिगेशन से पता लगा था कि इन राइफल्स को अभी भारत और नेपाल में सप्लाई किया जा रहा था और सभी राइफल्स को राइफल फैक्ट्री ईसापुर में बनाया जा रहा था। इससे पहले भी 2017 में इंसास राइफल की स्मगलिंग को पकड़ा गया था और इनको भी राइफल फैक्ट्री ईसापुर में बनाया जा रहा था और उसके बाद इनको बिहार और झारखंड में मौजूद माओवादियों के पास पहुंचा दिया जाता था। आमतौर पर माओवादियों के पास मॉडर्न वेपन मौजूद नहीं होते और वो देसी वेपन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी वो अपने खुद के राइफल फैक्ट्री बना रहे हैं जहां पर वो अपने हथियारों को बना रहे हैं। साथ ही इनके पास अभी खुद के लैब भी मौजूद है जहां पर वो आईडी को बनाते हैं, टेस्ट करते हैं और रिसर्च वगैरह करते रहते हैं। और ये रिपोर्ट अभी हमारी डिफेंस स्टडीज एनालिसिस की वेबसाइट में पब्लिश किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।